शुरू होती है, जहां हम किम नाम के एक आदमी को फोन पर लोन कंपनी की एम्प्लॉई से बात करते हुए देखते हैं। उसे बताया जाता है कि उसका असली लोन $75,000 था, लेकिन लेट पेमेंट्स और इंटरेस्ट की वजह से अब यह बढ़कर $2,10,000 हो चुका है। किम यह बात बहुत शांत होकर सुनता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी हालत टूट चुकी थी। कॉल खत्म करने के बाद वह हान रिवर के ऊपर बने एक ब्रिज पर जाता है। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी में बचा ही क्या है। इसी निराशा में वह नदी में कूद जाता है, यह सोचकर कि शायद उसकी सारी प्रॉब्लम्स यहीं खत्म हो जाएंगी। लेकिन कुछ देर बाद जब किम की आंख खुलती है तो वह खुद को जिंदा पाता है। वह एक छोटे से आइलैंड के किनारे पड़ा होता है। आसपास कोई इंसान नहीं था। वह घबराकर इधर उधर देखता है और उसे समझ आ जाता है कि वह हान रिवर के बीच बने एक सुनसान आइलैंड पर आ गिरा है। शुरू में किम को लगता है कि थोड़ी देर में कोई न कोई उसे देख लेगा और मदद के लिए आ जाएगा, इसलिए वह कार्डबोर्ड और न्यूज़पेपर की मदद से अपने लिए एक छोटा सा ब्लैंकेट बनाता है और वहीं सो जाता है। अगले दिन वह पास से गुजरती एक बोट की आवाज से जागता है। किम भागकर मदद मांगने की कोशिश करता है। वह चिल्लाता है, हाथ हिलाता है, लेकिन बोट में मौजूद लोग उसकी बात समझ ही नहीं पाते। एक आदमी उसे देखता जरूर है, मगर उसे लगता है जैसे किम बस यूं ही हाथ हिला रहा है, इसलिए वह भी जवाब में हाथ हिलाकर आगे बढ़ जाता है। किम बहुत निराश हो जाता है। वह और जोर जोर से मदद के लिए पुकारता है, लेकिन तब तक बोट काफी दूर जा चुकी थी। अब उसे खुद ही कोई रास्ता ढूंढना था। वह आइलैंड के चारों तरफ घूम कर देखता है, लेकिन हर तरफ पानी ही पानी था। ब्रिज ऊपर था और वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी किम को याद आता है कि उसका फोन अभी भी उसकी पॉकेट में है, मगर फोन की बैटरी लगभग खत्म होने वाली थी। वह तुरंत इमरजेंसी सर्विस को कॉल करता है और बताता है कि वह हान रिवर के एक डिजर्टेड आइलैंड पर फंस गया है। लेकिन ऑपरेटर को उसकी बात इतनी अजीब लगती है कि वह उसे मजाक समझ लेती है। किम उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह सच बोल रहा है, लेकिन कॉल कट जाती है। इसके बाद किम अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट देखता है कि अब किससे मदद मांगी जाए। तभी उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सुजुंग का नंबर दिखता है। वह उसे कॉल करता है, लेकिन सुजुंग अभी भी ब्रेकअप की वजह से उससे नाराज थी। किम कुछ समझा पाता उससे पहले ही वह कॉल काट देती है। फिर अचानक किम को एक और कॉल आती है। इस बार फोन पर एक सेल्स गर्ल थी जो उसे नया कॉलिंग प्लान बेचने की कोशिश कर रही थी। किम बार बार उसे बताता है कि वह आइलैंड पर फंसा हुआ है और उसे 911 पर कॉल करने को कहता है, लेकिन वह लड़की अपनी बात जारी रखती है। और इसी बीच किम के फोन की बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाती है। अब किम के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। वह नदी पार करने की कोशिश करता है। वह पानी में उतरता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह गहरे हिस्से में पहुंचता है उसकी हालत खराब हो जाती है। दरअसल किम को स्विमिंग आती ही नहीं थी। वह पानी में हाथ पैर मारने लगता है और लगभग डूबने ही वाला होता है, लेकिन किसी तरह वह वापस किनारे पर लौट आता है। अब उसके पास न फोन था, न मदद मांगने का कोई तरीका। थकर वह अपने पुराने फैसले की तरफ लौटता है। उसे एक लंबा पेड़ दिखता है। वह अपनी टाई को रोप की तरह बांधता है, एक पत्थर पर खड़ा होता है और टाई अपने गले में डाल लेता है। लेकिन जैसे ही वह अपने पैर के नीचे से पत्थर हटाने वाला होता है, अचानक उसका मन बदल जाता है। वह टाई उतार देता है। उसी समय उसके पेट में भूख की वजह से दर्द उठता है। तभी उसकी नजर अपने सामने लगे लाल फूलों पर पड़ती है। ये साल्विया फ्लावर्स थे। किम ने सालों से उन्हें टेस्ट नहीं किया था। वह एक फूल तोड़कर छकता है। उसका टेस्ट इतना मीठा होता है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि जिंदगी में अब भी छोटी छोटी चीजें बची हुई हैं। यह महसूस करने के बाद किम खड़ा होता है और सोचता है कि मरना तो बाद में भी हो सकता है। अभी उसे इस आइलैंड पर सरवाइव करना होगा जब तक किसी तरह मदद नहीं आ जाती। इसके बाद वह खुद को संभालता है। वह नदी का पानी पीता है। जंगल में उसे कुछ मशरूम्स मिलते हैं और वह उन्हें खाने लगता है। फिर वह लकड़ियां इकट्ठी करता है और पूरी शाम फायर जलाने की कोशिश में लगा रहता है ताकि रात में ठंड से बच सके। कुछ देर बाद किम अपनी पॉकेट और वॉलेट चेक करता है। उसके पास कई क्रेडिट कार्ड्स थे जिनके बिल्स भरना अभी बाकी थे। वह एक एक करके उन कार्ड्स को देखता है और समझ जाता है कि शहर में ये कार्ड्स उसकी परेशानी की वजह थे, मगर इस आइलैंड पर उनकी कोई कीमत नहीं थी। गुस्से में वह उन कार्ड्स को फेंक देता है। पहली बार उसे महसूस होता है कि जीने के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं है। वह बिना बैंक, लोन और बिल्स के भी सांस ले सकता है और शायद पहली बार उसे सच में थोड़ी आजादी महसूस होती है। अगले दिन किम आइलैंड पर अपनी नई जिंदगी शुरू करता है। वह हर उस चीज को इकट्ठा करने लगता है जो उसके काम आ सकती थी। उसे एक लिक्विड सोप की बोतल मिलती है। फिर उसे एक अम्यूजमेंट पार्क राइड का कैबिन भी मिलता है जो डक के शेप का था। बहुत मेहनत के बाद किम उस कैबिन को खींचकर ब्रिज के नीचे ले आता है। अब वही उसका छोटा सा घर बन जाता है। वह पेड़ों, पौधों और ब्रांचेस की मदद से अपने लिए एक आरामदायक बेड भी बना लेता है। कुछ देर आराम करने के बाद उसे फिर खाने की तलाश करनी पड़ती है। वह कचरे से एक बैग बनाता है और उसकी मदद से रिवर में फिश पकड़ने की कोशिश करता है। जब वह कम गहरे पानी में कुछ ढूंढ रहा होता है तो उसे पानी में कुछ हिलता हुआ दिखता है। किम तुरंत उस पर हमला करता है, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि जिसे वह फिश समझ रहा था वह उसका अपना पैर था। उसके पैर में चोट लग जाती है और वह दर्द से तड़पते हुए पानी से बाहर आता है। इसके बावजूद वह हार नहीं मानता। इस बार वह कचरे से एक नेट बनाता है, लेकिन फिश पकड़ने की उसकी सारी कोशिशें फिर भी नाकाम हो जाती हैं। अब किम सिर्फ मशरूम्स खा खा कर थक चुका था। वह कुछ और खाने के लिए
आइलैंड में घूमता है, तभी उसे एक पेड़ पर बर्ड का नेस्ट दिखाई देता है। वह ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसने शायद पहले कभी ठीक से पेड़ पर चढ़ाई नहीं की थी। काफी मुश्किल से वह थोड़ा ऊपर पहुंचता है, मगर उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी नेस्ट वाली बर्ड उस पर बैठ कर देती है और किम किसी तरह नीचे उतरता है। इसके बाद वह नदी के पास जाकर खुद को साफ करता है, लेकिन किस्मत से नहाते समय उसे पानी में एक मछली तैरते हुए दिखती है। इस बार किम उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। आखिरकार उसे खाने के लिए मशरूम्स के अलावा कुछ और मिल जाता है। बस इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं। धीरे धीरे किम फिश पकड़ने के साथ साथ बर्ड्स पकड़ना भी सीख जाता है। खाने के बाद वह खुले मैदान में बैठता है। उसके पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रहती थी, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि दुनिया से इतना दूर होकर उसे इतनी शांति मिल सकती है। अब कहानी शहर के दूसरे हिस्से में एक लड़की की तरफ बढ़ती है। उसका नाम जुंग यॉन था। वह एंजाइटी और अकेलेपन से इतनी परेशान थी कि पिछले कई सालों से अपने रूम से बाहर नहीं निकली थी। वह अपने पेरेंट्स से भी ठीक से बात नहीं करती थी। बाहर जाकर गार्बेज फेंकना तो दूर, वह हर चीज प्लास्टिक बैग्स में भरकर अपने रूम में ही जमा करती रहती थी। उसका खाना भी दरवाजे के नीचे से अंदर दिया जाता था। लेकिन इतने बंद कमरे के बावजूद जुंगयन की अपनी एक फिक्स्ड रूटीन थी। वह सुबह अपने पिता के घर से जाने के बाद उठती थी, फिर कमरे के अंदर ही खुद को रेडी करती, जैसे सच में बाहर किसी काम पर जा रही हो। वह अपने ब्रेकफास्ट की कैलोरीज गिनती थी, पीडोमीटर पर स्टेप्स पूरे करती थी, फिर कंप्यूटर पर अपना काम शुरू कर देती थी। बीच बीच में वह खाना खाती, क्लीनिंग करती, एक्सरसाइज करती और खुद को बिजी रखने की कोशिश करती। जुंगयन सोशल मीडिया भी बहुत इस्तेमाल करती थी, लेकिन वहाँ वह अपनी असली आइडेंटिटी में नहीं रहती थी। उसने कई फेक प्रोफाइल्स बना रखी थी, जहाँ वह एडिटेड फोटोज और झूठी लाइफस्टाइल के पीछे छुपी रहती थी। उसके लिए असली होना जरूरी नहीं था। लोगों के कमेंट्स और रिप्लाईज ही उसकी बनाई हुई दुनिया को सच बना देते थे। दिन के आखिर में जब उसके पेरेंट्स सो जाते थे, तब जुंग यॉन अपना पसंदीदा काम करती थी। वह अपने कैमरा से चांद की फोटोज लेती थी। उसे चांद इसलिए पसंद था क्योंकि वहाँ कोई नहीं था, और जहाँ कोई न हो वहाँ वह खुश थी। जुंग यॉन अपने रूम में रहते हुए भी खुद को एक बिजी इंसान की तरह दिखाने की कोशिश करती थी, लेकिन सच यह था कि वह अपने कमरे की 4 दीवारों में कैद थी। साल में सिर्फ 2 बार ऐसा दिन आता था जब शहर में सिविल डिफेंस ड्रिल की वजह से सब कुछ देर के लिए रुक जाता था। उस समय सड़कें खाली हो जाती थी और जुंग यॉन को दुनिया चांद जैसी लगती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे जिंदगी का बोझ कुछ देर के लिए हल्का हो गया हो। ऐसे ही एक दिन वह अपने बड़े लेंस से शहर को देख रही थी। तभी उसकी नजर हान रिवर के आइलैंड पर पड़ती है। वहाँ उसे किम दिखाई देता है। पहले तो उसे लगता है कि कोई अजीब आदमी आइलैंड पर है, लेकिन फिर वह देखती है कि किम अपनी टाई से खुद को लटकाने की कोशिश कर रहा है। यह देखकर जुंग यॉन घबरा जाती है। वह उस आदमी को जानती भी नहीं थी, फिर भी उसके दिल में यही बात आती है कि उसे मरना नहीं चाहिए। कुछ देर बाद जब किम अपना इरादा बदल देता है, तो जुंग यॉन को भी राहत महसूस होती है। इसके बाद जुंग यॉन उस अजनबी आदमी को दूर से देखने लगती है। धीरे धीरे किम की जिंदगी, उसकी आदतें और उसका आइलैंड पर सरवाइव करना जुंग यॉन की रूटीन का हिस्सा बन जाता है। दूसरी तरफ आइलैंड पर किम खुद को अकेलेपन से बचाने के लिए इधर उधर की चीजों से खेलता रहता था। कभी वह चीजों को गोल्फ बॉल की तरह मारता, कभी अपने छोटे से घर को ठीक करता और किसी न किसी तरह खुद को बिजी रखता। एक दिन वह फिर पास से गुजरती बोट देखता है। उसके मन में मदद मांगने का ख्याल आता है, लेकिन अब वह समझ चुका था कि लोग उसकी बात शायद फिर नहीं समझेंगे, इसलिए वह रुक जाता है। तभी जंगल की तरफ जाते हुए उसका पैर किसी चीज पर पड़ता है। वह नीचे देखता है तो उसे इंस्टेंट ब्लैक बीन नूडल्स का एक खाली पैकेट मिलता है। पैकेट तो खाली था, लेकिन उसके अंदर स्पाइस पाउडर अभी भी सील्ड था। बस उसी पैकेट ने किम के अंदर एक नई बेचैनी पैदा कर दी। उसे अपनी नॉर्मल जिंदगी की छोटी छोटी चीजें याद आने लगी हैं, खासकर ब्लैक बीन नूडल्स। वह सोचता है कि पहले कितनी बार उसने नूडल्स खाने से मना कर दिया था, और आज वही नूडल्स उसके लिए सबसे बड़ी ख्वाहिश बन चुके थे। अब किम को नूडल्स खाने की इतनी ज्यादा क्रेविंग होने लगती है कि वह पूरी रात उसी के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन वह फैसला करता है कि अगर नूडल्स कहीं से मिल नहीं सके तो वह खुद नूडल्स बनाएगा। वह जमीन खोदता है और सीड्स ढूंढने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि अगर किसी तरह कुछ उगा लिया जाए तो शायद वह अपने लिए नूडल्स बना सके, लेकिन शुरुआत में उसे कुछ भी नहीं मिलता। भूख और क्रेविंग बढ़ती जाती है। एक पल के लिए वह सोचता है कि स्पाइस पाउडर सीधे मुंह में डाल ले, लेकिन फिर वह खुद को रोक लेता है, क्योंकि वह इतने कीमती स्पाइस को यूं वेस्ट नहीं करना चाहता था। थकर वह अपने डक कैबिन में लेट जाता है। तभी अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह सोचता है कि बर्ड्स सीड्स खाते हैं, अगर वे सीड्स डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो उनकी बीट में जरूर कुछ सीड्स बचे होंगे। बस फिर पूप इकट्ठा करने लगता है। वह एक मेटल पीस की मदद से उस जगह से बीट स्क्रैपिंग करता है जहां बर्ड्स बहुत ज्यादा बैठती थी। उसे उम्मीद थी कि इसी में कहीं कोई सीड मिल जाएगा। इसके बाद वह आइलैंड पर फार्मिंग के लिए जगह तैयार करता है। वह सॉइल चुनता है, पत्थर हटाता है, जमीन में फरोज बनाता है और फर्टिलाइजर के लिए भी इंतजाम करता है। उसे खुद हैरानी होती है कि जरूरत पड़ने पर इंसान का दिमाग कितनी तेजी से काम करने लगता है। आखिरकार वह बीट से मिले सीड्स जमीन में डाल देता है। अब उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन इस बार इंतजार भी उसके लिए उम्मीद जैसा था। करीब 2 महीने
गुजर जाते हैं। इस दौरान जुंग यॉन दूर से किम को देखती रहती है। उसे किम में एक अजीब सी आजादी नजर आती थी। वह अकेला था लेकिन अपने तरीके से जी रहा था। जुंग यॉन भी शायद वैसी ही शांति चाहती थी। किम की वजह से जुंग यॉन के अंदर भी हिम्मत पैदा होने लगी है। उसने सालों से अपना रूम नहीं छोड़ा था, लेकिन अब उसे उस आदमी से बात करनी थी। डर अभी भी था, मगर इस बार बात करने की इच्छा डर से ज्यादा मजबूत हो गई। वह वार्म क्लोथ्स पहनती है, हेलमेट लगाती है और धीरे धीरे अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलती है। वह लोगों से बचते हुए ब्रिज तक पहुंचती है। फिर अपने बैकपैक से एक बॉटल निकालती है जिसमें उसने एक मैसेज रखा था। जुंग यॉन वह बॉटल आइलैंड की तरफ फेंक देती है, लेकिन बदकिस्मती से बॉटल किम तक पहुंचने के बजाय पेड़ की ब्रांचेस में अटक जाती है। अगले दिन जब जुंग यॉन कैमरा से देखती है तो उसे पता चलता है कि मैसेज अभी तक किम तक पहुंचा ही नहीं। यह देखकर वह बहुत उदास हो जाती है। इसी तरह 3 और महीने गुजर जाते हैं। अब किम की दाढ़ी और बाल बढ़ चुके थे और वह आइलैंड की जिंदगी में पूरी तरह ढल चुका था। वह पेड़ों पर चढ़ना सीख गया था, ब्रेकफास्ट के लिए अंडे इकट्ठे करता था और अपने छोटे से खेत का ध्यान रखता था। उसने एक कैन, लकड़ी के टुकड़ों और अपने पुराने सूट की मदद से एक स्केयरक्रो भी बना लिया था ताकि बर्ड्स उसकी फसल को नुकसान न पहुंचाएं। फिर एक दिन किम देखता है कि जमीन से एक छोटा सा पौधा बाहर निकल आया है। यह देखकर वह खुशी से भर जाता है। इतने लंबे इंतजार के बाद उसकी मेहनत सच में रंग लाने लगी थी। उसी दौरान एक दिन उसे पेड़ की ब्रांच में फंसी हुई ग्लास बॉटल दिखाई देती है। वह उसे निकालता है और अंदर रखा पेपर खोलता है। उसमें सिर्फ एक शब्द लिखा था, हेलो। किम यह देखकर हैरान रह जाता है। वह अपने स्केयरक्रो से बात करने लगता है और कहता है कि यह मैसेज ऐसे ही नहीं आया हो सकता। जरूर कोई है जो उसे देख रहा है। यह कंफर्म करने के लिए किम जमीन के किनारे बड़े बड़े लेटर्स में लिखता है, हाउ आर यू। कुछ समय बाद जब जुंग यॉन अपने कैमरा से यह मैसेज देखती है तो वह बहुत खुश हो जाती है। आखिरकार किम ने उसके मैसेज का जवाब दे दिया था। उसी रात वह फिर बाहर जाती है और एक और बॉटल में अपना रिप्लाई भेजती है। अगले दिन किम को बॉटल मिलती है। उसमें लिखा था, फाइन, थैंक यू एंड यू। ये छोटी सी बात किम के लिए बहुत बड़ी खुशी थी। उसे यह नहीं पता था कि मैसेज भेजने वाला कौन है।